हाँ भाई वालको, क्या हाल चाल है? कैसे हैं बच्चों? मजे ले रहे हो? और बताए कैसी पढ़ाई चल रही है? तो हमने ल्यूसेंट के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। लेक्चर नंबर 10 तक पहुंच गया, लेकिन आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है ये मुझे साफ दिखता है वीडियोस पर। तो यार वीडियोस को देखा करें, अगर आप रियल एस्पायरेंट हैं। तैयारी पता नहीं किस तरह की तैयारी चल रही है। कोई वीडियोस देख ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। देख रहे हैं तो बेदिली से देख रहे हैं। भाई जब तक आप ट्रस्ट नहीं रखेंगे, जब तक आप दिल से नहीं देखेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस को देखें, सभी टीचर्स की वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो। मैं ल्यूसेंट के 9 लेक्चर की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि अपने आप में एक वास्ट है और बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल दे रही है। अब ये लेक्चर नंबर 10 है। अब इसके अंदर भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा 20-25 मिनट का, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? आपको अच्छे से पता है गतिज ऊर्जा उस चीज में होती है जिसके अंदर गति हो। गति के कारण जो वस्तु के अंदर ऊर्जा होती है उसी को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो गतिज ऊर्जा के लिए जरूरी है कि V होना चाहिए, V होना चाहिए। अब देखिएगा, अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो उसके पास किसी तरह की गति नहीं होगी। जब गति नहीं होगी तो उसके पास गतिज ऊर्जा भी नहीं होगी। अब अगर वेलोसिटी V है तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अगर V वेलोसिटी से कोई वस्तु मूव कर रही है तो गतिज ऊर्जा होती है 12mv²। याद कर लीजिएगा। अब किसी वस्तु का मास जो होता है वो फिक्स होता है और 1/2 ये नंबर है। तो गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, देखो डबल कर दो तो डबल का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी, जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, ये 4 गुना हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 9 गुना। तो ये वाली बात आपको बेसिक रूप से याद रख लेनी है कि क्या होता है गतिज ऊर्जा के साथ अगर उसकी वेलोसिटी को चेंज किया जाए। तो हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसका मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसके पास गतिज ऊर्जा होगी और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो आप देख के बताइएगा। चली हुई गोली, जो गोली चली है तो गोली मार दी किसी ने, तो क्या होगा? गोली जब चलती है तो उसके पास वेलोसिटी होती है, तो इसका मतलब उसके पास वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। चलता हथौड़ा, हथौड़ा मार रहे हैं आप, धू धू धू, तो क्या होगा? हथौड़े के पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। तो इसका मतलब हमसे हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। बहता हुआ पानी, जब पानी बह रहा है तो बहने की वजह से उसके पास वेलोसिटी होगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि भाई कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो जाहिर सी बात है लास्ट ऑप्शन डी बच जाता है, खींचा हुआ धनुष। जब आप धनुष को खींच लेते हैं इस तरह से, फाड़ दूंगा आज तुझे, तो धनुष का खींचने का मतलब ये हुआ कि आपने उसकी स्थिति बदल दी। और जब स्थिति बदली जाती है, तो मैंने बताया था स्थिति बदलने की वजह से जो एनर्जी होती है वस्तु के पास, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ना कि गतिज ऊर्जा। तो इसमें जो होगी वो होगी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा। बाकी 3 के पास गतिज ऊर्जा होगी। तो हमारा आंसर यही हो गया। आरआरबी टीसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे कह रहा है जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के। अब यहां पर उन्होंने वेलोसिटी कर दी 2v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जरा देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2v का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4v²। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 गुनी। अब 4 गुनी कहां से देखिए? चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत शानदार लग रहा है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज है गुरुत्व। गुरुत्व किसको बोलते हैं? देखिएगा हर किसी ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उन सबका अपने एक गुरुत्व होता है। गुरुत्व एक तरह से प्रॉपर्टी है, गुण है किसी बड़े पिंड का कि वो वस्तुओं को अपनी तरफ को खींचता है। ये एक प्रॉपर्टी है, गुरुत्व क्यों बोलते हैं? ये प्रॉपर्टी है। अब देखिएगा यहां पर एक वर्ड हुआ गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि अगर 2 वस्तुएं हैं m1 m2 द्रव्यमान की, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल वही गुरुत्वाकर्षण बल होता। ये वाली बात आप याद रख लेनी है।
गुरुत्व क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी पिंड की, किसी भी ग्रह की, कि वो वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है भाई, अब जरा बात समझिएगा हमसे क्या कह रहा है। इसमें एक चीज समझाता हूं आपको, गुरुत्व क्या करता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आदमी इस फ्लैट सरफेस पे, ये एक आदमी है और वो इस पर चल रहा है, तो जब चलेगा तो उसका विस्थापन किधर को आएगा? इधर को आएगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा होगा, गुरुत्व जो कार्य कर रहा होगा, जो फोर्स लगा रहा होगा इस पे, वो लगा रहा होगा नीचे को। तो फोर्स की बात कर रहे हैं, कार्य की बात अभी करेंगे। तो गुरुत्व ने कार्य करवाया नीचे को, और ये कौन था? ये एक व्यक्ति था, ये एक व्यक्ति था। गुरुत्व ने फोर्स लगाया नीचे को, बंदा आगे को जा रहा है। ये वाला एग्जाम्पल ये है जो मैं चल के दिखा रहा हूं, देखो। ओहो, ये मैं आगे को चल रहा हूं, ये मैं पीछे को भी चल रहा हूं, ये मैं आगे को भी चल रहा हूं। तो मुझ पर जो गुरुत्व लग रहा है वो नीचे की तरफ को लग रहा है। तो गुरुत्व मुझ पर एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ को, लेकिन मेरा जो विस्थापन आ रहा वो आगे की तरफ को आ रहा। तो वो वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं। इस केस में इन दोनों के बीच जरा एक काम कीजिएगा। इन दोनों के बीच मुझे बताओ एंगल कितना हुआ। क्या कह रहा हूं मैं? एंगल पूछ रहा हूं, एंगल कितना हुआ। तो आप कहोगे एंगल जो है वो 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। क्या हो गई? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब उस केस में मैं आपसे कार्य का फॉर्मूला पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कार्य बताओ, कार्य कितना किया? गुरुत्व ने कितना कार्य किया? तो गुरुत्व का कार्य निकालोगे तो आप कहोगे F इंटू डी इंटू कोस थीटा। अब थीटा जो है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F इंटू डी कोस 90। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 से सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं आगे को चल रहा हूं या फिर मैं पीछे को चल रहा हूं, तो आगे पीछे के केस में गुरुत्व हम पे कोई कार्य नहीं करता। नोट कर लो, जब हम आगे और पीछे को मूव करते हैं तो गुरुत्व हम पे कोई कार्य नहीं करता। तो गुरुत्व कार्य कब करता है? जब हम गुरुत्व की दिशा में, गुरुत्व जो लगता है वो केंद्र की तरफ को लगता है, तो हम केंद्र की तरफ को, अब किसके केंद्र की तरफ को? ये डाउट आ रहा होगा। सही पकड़े हो ना? सही पकड़ा हूं। अब किसके केंद्र की तरफ को? दुनिया, हमारी जो अर्थ है उसके केंद्र की तरफ को। अर्थ का केंद्र ये है, तो ये जो कहलाता गुरुत्व केंद्र, देखो गुरुत्व की तरफ को, तो ये हमारा जो गुरुत्व केंद्र है। अब बात समझिएगा मेरी, अब हम जो आगे पीछे को मूव कर रहे थे, तब ये हम गुरुत्व के हिसाब से देखेंगे तो कोई कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि हम गुरुत्व की दिशा में नहीं कर रहे। गुरुत्व जो लगता है वो केंद्र की तरफ को लगता, कहीं भी खड़े हो केंद्र की तरफ को लगेगा। इसका मतलब अगर हम ऊपर नीचे चलते हैं तब तो कोई गुरुत्व कार्य करेगा, लेकिन अगर आगे पीछे कर रहे हैं तो गुरुत्व कार्य नहीं करेगा। रीजन आपको पता लग गया, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0, तो मतलब W इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अगर हम चल रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि गुरुत्व ने हम पे कितना कार्य किया, तो गुरुत्व ने हम पे कोई कार्य नहीं किया। लेकिन अगर मैं ऊपर या फिर नीचे को जाऊंगा तब मैं कुछ कार्य करूंगा। सपोज दैट मैं ऊपर को जा रहा हूं, लेकिन गुरुत्व जो लग रहा है वो नीचे की तरफ को लग रहा है, लेकिन मैं ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं ये गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करूंगा, क्योंकि मैं ऊपर को जा रहा हूं। इस केस में गुरुत्व के विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो ये केस इंपॉर्टेंट है। या फिर ऊपर से नीचे को आ रहे हो तो गुरुत्व की दिशा में कार्य होगा, तो ये होता है गुरुत्व के विरुद्ध या फिर गुरुत्व की दिशा में कार्य। लेकिन अगर आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो वो आप अच्छे समझ चुके हैं। अब यहां पर देखिएगा, एक बंदा है जो सीढ़ी पर चढ़ रहा है, सीढ़ी पर ऊपर को चल रहा है। जब ऊपर को चढ़ेगा, आप बात ध्यान दें मेरी, जब ऊपर को चढ़ेगा तो ऊपर को चढ़ेगा बंदा, लेकिन गुरुत्व किधर को लग रहा है? नीचे को। तो नीचे को लग रहा है गुरुत्व और बंदा चल रहा है ऊपर को, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का। इस केस में अगर मैं कार्य निकालूंगा तो कार्य हो जाएगा, देखिएगा कार्य हो जाएगा एफ डी कोस थीटा। यहां पर एफ डी, अगर एफ डी को छोड़ो, कोस थीटा की वैल्यू रखोगे, थीटा 180 डिग्री है तो ये हो जाएगा माइनस का एफ डी, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस का 1। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य होगा, कार्य क्या है? होगा। अब निगेटिव वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि कोस 180 की वैल्यू माइनस का 1 होती है। और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके लिए थोड़ा भारी लगना शुरू कर देगा। मैं नहीं चाहता कि आप फिजिक्स को थोड़ा सा भी टफ समझे। यहां पर W इज इक्वल टू माइनस का एफ डी निकल कर आ गए। अब आप देखिएगा, ये तब निकल कर आया, ये कार्य तब निकल कर आया जब आप ऊपर की दिशा में जा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पर निगेटिव साइन ये दर्शाता है कि जब आप गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो आपको
निगेटिव वैल्यू देके जाता। तो निगेटिव वैल्यू वाला जो कार्य होता है वो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य है। तो जब ऊपर को जा रहे हो आप तो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करोगे। इसलिए इसलिए ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। तो भाई अधिक ऊर्जा खर्च क्यों हो रही है, रीजन पता लग गया है ना। अधिक ऊर्जा खर्च इसलिए होगी क्योंकि आप गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। तो ये वाला देख लो ऑप्शन कहाँ है। व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, नहीं भाई गुरुत्वाकर्षण तो फोर्स है, उसके विरुद्ध कैसे कर लेगा, नहीं व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ये वाली बात आपको बिल्कुल सही समझ में आ गई होगी। तो यार इसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं मुझे आपके। मुझे नहीं पता आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, अगर नहीं आती फिजिक्स तो भाई समझो, मेरी बातों को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये फायदा होता है अटेम्प्ट करने का। अगर मेरे साथ आप बने रहेंगे तो एक कॉन्सेप्ट जितने भी हैं आपके सारे क्लियर करा दूंगा, ये मेरा वादा है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है, वैध का मतलब है लीगल, कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। ये आपको बता दूं, अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक है, क्योंकि ल्यूसेंट यांत्रिकी को हम सॉल्व कर रहे हैं, यांत्रिकी मैकेनिक्स चल रही है, इस मैकेनिक्स के अंदर 200 प्लस क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर 200 प्लस क्वेश्चन है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और कितने जबरदस्त कॉन्सेप्ट होंगे। तो आप ये लगा सकते हैं, अभी हम 109 पर है, हमने 50% चैप्टर को अभी कवर किया है। भाई मेहनत करवाओ यार आप मुझसे, आप कमेंट करो लगातार कि भाई और वीडियो बनाओ इसकी, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। अब आप लोगों का कोई कमेंट ही नहीं आता तो मैं क्या इसमें आपके लिए कुछ करूं। हाँ वो अलग बात है कि मेरी पूरी कम्युनिटी अलग खड़ी है जिस पे मैंने अभी प्रमोशन नहीं किया, जो लोग जानते हैं मुझे। चलिएगा इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द्रव्य को ना तो आप विनाश कर सकते हो और ना उसको पैदा कर सकते हो। द्रव्य का मतलब आप समझते हो, द्रव्य का मतलब है मैटर, जो स्थान घेरता है, जिसका अपना खुद का वजन होता है। तो द्रव्य को आप ऐसे समझिएगा द्रव्यमान। अगर आपके पास कोई बॉडी है वो द्रव्य है तो उसके पास द्रव्यमान भी है। तो द्रव्यमान का ना तो इसको पैदा कर सकते हो ना ही आप इसका विनाश कर सकते हो। तो ये कौन सा नियम हुआ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हुआ। बट ल्यूसेंट के अंदर ऊर्जा संरक्षण का नियम दे रखा है, जबकि ये गलत है। ऊर्जा संरक्षण का नियम तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, वो उसमें ऊर्जा का होता है। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना ही नष्ट। बट यहाँ पर द्रव्य की बात कर रहा, तो ये बात ध्यान रहे, जब भी द्रव्य की बात करेगा तो वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों। द्रव चालित ब्रेकों का मतलब समझते हैं आप। द्रव चालित ब्रेक का मतलब होता है डिस्क ब्रेक। जैसे कि आजकल वाहनों के अंदर डिस्क ब्रेक चलते हैं जिसके अंदर तार नहीं होता, तार की जगह हम लिक्विड यूज करते हैं, तो उन ब्रेकों की बात कर रहा है। का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। अगर मैं आपसे डायरेक्ट कहूं तो डायरेक्ट ये पास्कल नियम को प्रदर्शित करता। अब ये पास्कल नियम का नियम क्या है, उसका एक एप्लीकेशन है डिस्क ब्रेक। पास्कल नियम का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है डिस्क ब्रेक। अब ये डिस्क ब्रेक काम किस तरह से करता, देखिएगा। जो बाइकों के अंदर डिस्क ब्रेक होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जितने भी वाहन है उनके अंदर डिस्क ब्रेक यही वाला यूज होता। अब देखिएगा, हमारे पास ये होता है एक मास्टर सिलेंडर, ये जिसके अंदर पिस्टन लगी हुई होती है, और यहां पर लगा होता है ब्रेक पैडल। आप इससे ब्रेक करते हो, इसको दबाते हो। जैसे आपने इसको दबाया ये वाली पिस्टन आगे को आ जाएगी। अब जितनी पिस्टन ये आगे को आएगी उतना ये द्रव हटाएगी। तो जैसे ही वो द्रव को हटाएगी, अब वो द्रव कहाँ को जाएगा, वो द्रव होता हुआ इनके अंदर को जाएगा, यहाँ से फैलेगा। और जैसे ही यहाँ से फैलेगा तुरंत ब्रेक लग जाएंगे, ऐसे ब्रेक लग जाएंगे कुछ इस तरह से, ये फैल जा, लग जा, लग जा। ठीक है, जैसे पीछे को डालेंगे तो वो द्रव वापस से आ जाएगा मास्टर सिलेंडर के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई शांत द्रव है, क्या है, शांत द्रव, और उस द्रव पर आपने प्रेशर लगा दिया, क्या लगा दिया आपने, दाब लगा दिया, तो ये दाब पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना प्रेशर यहाँ भी आया होगा, उतना प्रेशर यहाँ भी, उतना प्रेशर यहाँ भी, सब में को ये प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। यही पास्कल का सिद्धांत था। जैसे कि एक शांत आपके पास द्रव है बाल्टी के अंदर, अगर आपने उस पर प्रेशर लगाया तो जितना प्रेशर लगाओगे वो प्रेशर सारा का सारा इक्वली हर एक पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पास्कल का नियम था। इस नियम को यूज करके हमने डिस्क ब्रेक इस्तेमाल कर लिए। डिस्क ब्रेक में आपने देखा होगा ब्रेक ऑयल डालते हैं, अगर ब्रेक ऑयल नहीं डालेंगे
तो फिर क्या होगा? ब्रेक ऑयल की जगह अगर हम हवा भर दें तब क्या होगा? जरा मुझे इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में कि अगर ब्रेक ऑयल निकाल दिया जाए डिस्क ब्रेक के अंदर से, उसके अंदर एक अच्छी हवा भर दी जाए, तब क्या होगा? ब्रेक लगेंगे या नहीं लगेंगे? अगर लगेंगे तो किस तरह से लगेंगे, और नहीं लगेंगे तो किस तरह से नहीं लगेंगे? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिएगा, आपके लिए है। ठीक है भाई, तो ये सीधा सीधा किसका सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। रेल की पटरियां अपने बकरों कर्व पर किस कारण से बैंक की जाती हैं? अगर मैं बैंकिंग की बात करूं, बैंकिंग कहते हैं किसको, आप पहले ये समझिएगा। अगर आप एक रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल रोड चिकनी है, स्मूथ है, स्मूथ रोड उसको बोलते हैं जिस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगती, फ्रिक्शन नहीं होता। तो स्मूथ रोड पर आप चला रहे हैं, लेकिन अचानक से आगे जाके शार्प टर्न मिलता। अब जब शार्प टर्न मिलेगा आपको, तो आप क्या करोगे? आपकी स्पीड अच्छी खासी, जैसे आप शार्प पे टर्न लोगे तो आपकी गाड़ी फिसलती हुई चली जाएगी। तो ये फिसली क्यों? ये फिसली क्यों? पहला रीजन कि ये फिसली क्यों, तो बता देता हूं। जब आप मोड़ पे मुड़ते हो तो आप पर एक अपकेंद्र बल लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको धक्का देता है बाहर जाने के लिए, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ये होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी यही होता। तो लेकिन दोनों में फर्क है, एक बाहर की तरफ को लगता है और एक अंदर की तरफ को लगता। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल की बात करूं तो ये बाहर की तरफ को लगेगा, बाहर की तरफ को। जैसे कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, कार के अंदर, एकदम से टर्न मार दें तो क्या होगा? हम इस तरफ को झुकना शुरू कर देंगे। तो हम पर जो बल लगा ये है अपकेंद्र बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब देखिएगा, बैंकिंग का मतलब है कि आपने रोड को थोड़ा सा उठा दिया, थोड़ा सा आपने रोड को क्या कर दिया? उठा दिया मोड़ पर, जहां पर शार्प टर्न था। अब ये उठाने का रीजन यही है कि जब मोड़ पर मुड़ा जाए तो हम पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा ना लगे कि हमारी गाड़ी स्किड कर जाए, हम अच्छे से और आराम से उस मोड़ पर मुड़ जाएं, इसलिए हम रोड को थोड़ा उठाते हैं। लेकिन इसके पीछे की बहुत शानदार फिजिक्स है, बहुत बड़े लेवल पर काम करती है। कभी मौका मिला तो पूरी बैंकिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि ये फिजिक्स के अंदर आती है 11th के चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अगर 11th पढ़ाऊंगा तो आपको चैप्टर नंबर 3 में ये जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ ट्रेन का जिक्र किया गया है, तो देखिएगा, अगर मैं इसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊं तो क्या होता है, आप ऐसा समझिएगा कि आपने रोड को इतना उठा दिया थीटा डिग्री के एंगल पर, या आपने रोड को उठा दिया और यहाँ पर ट्रेन की पटरी थी और उस पर ये ट्रेन चल रही है। आपने पटरी इस तरफ से उठा रखी है, इस तरफ से नहीं उठा रखी, उस तरफ से उठा रखी है। अब मेरी बात समझिएगा आप, जब ये ट्रेन इस पर मुड़ेगी तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी mv²/r। ये सही करके दिखा देता हूँ आपको। इसका बड़ा सिंपल सा और बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया तो भाई जिसकी फंस गया दिमाग में तो फंस गया, जिसकी नहीं फंसा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। एक बार फिर से, जब ट्रेन मुड़ रही होगी मोड़ पर तो जो उसके अंदर यात्री बैठे हुए उन पर एक हल्का सा बल लगेगा बाहर की तरफ को जाने के लिए, बाहर की तरफ को धक्का देगा, तो वो बल मैं लिख दिया mv²/r। अगर v वेलोसिटी से ये ट्रेन मूव कर रही है तो अब मेरी बात समझिएगा, इस पर लग रही होगी एक नॉर्मल रिएक्शन जिसको आप n कहोगे, जिसको बोलते हैं लंब प्रतिक्रिया। अब नॉर्मल रिएक्शन लंबवत के साथ थीटा कोण बनाएगी, कभी इसके बारे में भी डिटेल बता दी जाएगी। जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये भी होता है। तो इस n का ये घटक जो हुआ जिसको बोलते हो आप थीटा की दिशा में घटक, ये होता है n cos थीटा। जो थीटा की दिशा में कॉम्पोनेंट होता है वो होता है n cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर या फिर n cos थीटा के जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा वो होगा n sin थीटा। अब इस बॉडी का अपना एक मास भी होगा, ट्रेन का अपना एक मास भी होगा, जिस पर इस पर एक mg फोर्स नीचे को एक्ट कर रहा होगा। अब होगा क्या? होगा ये, कलर चेंज करके दिखा देते हैं, होगा ये कि जो n cos थीटा है वो बैलेंस कर देगा mg को, तो यहां से n cos थीटा बैलेंस कर देगा mg को, और n sin थीटा बैलेंस कर देगा mv²/r को, तो यहां से n sin थीटा बैलेंस कर देगा किसको? mv²/r को। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बैलेंसिंग से निकल गया। यहां से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से आप tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा mv²/r। mv²/r नहीं आएगा, m से m कट जाएगा, v²/rg आएगा। ये वाली बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना, v²/rg निकल कर आ जाएगा सॉल्व करके इसको। यहां से tan थीटा की वैल्यू निकली, आप थीटा भी निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग।
बैंकिंग का मतलब ये है जो आपने उठाया ना इसको, है ना, रोड थोड़ा सा उठा दिया आपने, देखा होगा जो शार्प टर्न होते हैं वहां पर रोड थोड़ी तिरछी कर दी जाती है, उठा दी जाती है, बाहर की तरफ से उठा दी जाती है। बहुत बड़ा रीजन है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर ये पूछा जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप चैप्टर नंबर 3 जरूर देखें, जब मैं आपको बैंकिंग पढ़ाऊंगा डिटेल में पूरी। फ्रिक्शन है, स्मूथ है, बैंक कर दिया तब फ्रिक्शन है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपने बैंक क्यों किया गया। अगर बैंक नहीं करेंगे तो ट्रेन क्या कर जाएगी, पटरियां उखाड़ती हुई साइंटिफिकल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ को चली जाएगी। हम चाह रहे हैं कि यार ट्रेन ना गिरे, तो उसकी वजह से आपने बैंकिंग कर दी। बैंकिंग होने की वजह से ये होता है कि ट्रेन बिना गिरे आराम से निकल जाती है। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा, अच्छा अगर इसके ऑप्शन काटना चाहोगे, बेसिकली अगर आप ऑप्शन कट करना चाहोगे तो कैसे कट करोगे, देखो कटिंग देखो ऑप्शन की कैसे। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक, क्या यहाँ भार का आपने कोई भी क्षैतिज घटक किया है? भार तो नीचे को लग रहा है एमजी, इसका कोई ना तो ऊर्ध्वाधर घटक किया आपने और ना ही कोई इसका क्षैतिज घटक किया, तो ये क्षैतिज घटक का तो ऑप्शन बिल्कुल गलत। रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, क्या ऐसा है क्या? ट्रेन और ट्रेन की पटरी के बीच में क्या किसी तरह का कोई घर्षण बल एक्ट नहीं करता? करता है भाई, ये भी इस तरह से गलत हो गया। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। अपकेंद्र बल को जो बैलेंस कर रहा है अंदर की तरफ को, वो कर रहा है एन साइन थीटा। एन साइन थीटा को आप ये भी कह सकते हो कि एन साइन थीटा ने एक तरह से अभिकेंद्र बल का कार्य किया। यार ये तभी समझ में आएगा जब आप इसको डिटेल में देखोगे। तो मैं ये कहूंगा कि अभिकेंद्रीय बल जो है वो भार के कोई क्षैतिज घटक नहीं हुआ। भार का पहली बात क्षैतिज घटक हुआ ही नहीं है, तो इसके अभिकेंद्र बल अपकेंद्र बल का कोई जिक्र नहीं। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ये, रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती, अंदर की ओर नहीं गिरेगी, ना ही बाहर की ओर गिरेगी, इसलिए बैंक की जाते हैं रोड को। तो सीधा सा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है गाइस, वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। इस कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में समझिएगा। डिटेल में समझने के लिए मैं एक काम कर देता हूं, पहले इसको छोटा कर देता हूं, इसको छोटा कर देता हूं। देखो आप समझिएगा कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा रोड बना देता हूं। ये रोड है, इस पर साइकिल चलाने वाला, ये साइकिल चलाने वाला साइकिल चलाता हुआ जा रहा है इसके ऊपर बैठ के। अभी कोई मोड़ नहीं आया, मैं मोड़ की जिक्र नहीं कर रहा, अभी सिंपल सा ही साइकिल चला रहा है। उस केस में क्या होगा, इस पर जो लग रही होगी वेट वो नीचे को लग रही होगी और प्रतिक्रिया लग रही होगी आर या फिर एन। जैसे कि अभी मैंने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में एन बताया था, तो यहां भी इसको एन ले, तो प्रतिक्रिया एन जो है वो एम जी को बैलेंस कर रही है। ठीक है भाई, अभी ये सीधा चल रहा है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि आगे जाकर शार्प टर्न आ गया। शार्प टर्न का मतलब होता है एकदम से मुड़ना। अब जब ये खड़ा हुआ, ये खुद खड़ा हुआ चला रहा है और एकदम से टर्न लेगा, तो होगा क्या, इस पर एक अपकेंद्र बल लगेगा। शार्प टर्न देखिएगा, इस पर एक क्या होगा, अब ये बेचारा ये सीधे जा रहा था, लेकिन अब इसको टर्न लेना इस तरफ से, तो होगा क्या, इस पर एक अपकेंद्र बल लगेगा बाहर की तरफ को, जिसकी वैल्यू होगी mv²/r। अब अंदर को रोकने के लिए कोई बल नहीं लग रहा। देखो कुछ लग रहा है क्या, कोई बल नहीं लग रहा। जब कोई बल नहीं लग रहा तो ये ओबियसली 100% ये उस साइड में गिरेगा। ये साइकिल चलाते हुए जैसी मोड़ लेगा ये इस तरफ को गिर जाएगा। इस तरफ को गिरने का रीजन ये है क्योंकि अंदर की तरफ को इसे किसी भी तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स मिल ही नहीं रहा। कहां से मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई रीजन नहीं है अभी। तो क्या हुआ, इस केस में ये गिर जाएगा। अब मैं इसको अलग से बनाकर दिखाता हूं। ये साइकिल सवार था, ये साइकिल को ऊपर बैठा हुआ था। अब जैसे इसने शार्प टर्न लिया तो ये गिर गया। अगर इसने अपनी साइकिल को नहीं झुकाया तब ये गिर गया। अब झुका ले तो क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है। झुका ले तो क्या होगा, झुकाने से ये बच जाएगा। देखो कैसे बचेगा, बताता हूं। जैसे इसने अपनी साइकिल को झुकाया, कलर चेंज कर लेता हूं, साइकिल को इसने अपनी झुका दिया, ये इसने अपनी साइकिल को झुका दिया। जैसे इसने अपनी साइकिल को झुकाया, अब देखो जैसे इसने अपनी साइकिल को झुकाया तो झुकने से क्या होगा। अच्छा इस केस में एक चीज और देखो, इस केस में एक चीज ये देखो, जब इस पर एक mv²/r
अब केंद्र बल लगा था पीछे की तरफ को, तो पहियों पर भी एक घर्षण बल लगता है जिसकी दिशा ऐसे होगी। अब साइकिल तो पूरी ये है, घर्षण बल लगा है इस तरफ को, अभी केंद्र बल लगा है ऊपर को, तो ये लंबवत दूरी आ गई। लंबवत दूरी की वजह से, लंबवत दूरी की वजह से देखो ये एक टॉर्क लग जाएगा, टॉर्क को बोलते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। और जब बल आघूर्ण लग जाएगा, वो बल आघूर्ण की प्रकृति आप जानते हैं, बल आघूर्ण घुमाता है, तो घूम के तो गिरता है यार साइकिल पे इस तरह से बच्चा। जब आपने देखा होगा साइकिल चलाता है तो बल आघूर्ण की वजह से तो गिरता है, क्योंकि उस पर एक आघूर्ण लगा, उसने उसे घुमा दिया तो साइकिल गिर गई, तो बल आघूर्ण लगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको, इसमें क्या है, जब उसने साइकिल झुका दी तब क्या होगा, तब ये होगा, साइकिल झुकाने के केस में तब ये होगा कि इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल अब भी टायर पे लग रहा है इस तरफ को, ये फिसलने की कोशिश कर रही है उस तरफ को, फिसलने की कोशिश कर रही है, सेंटर ऑफ मास पर लग रहा, अभी केंद्र बल, अभी केंद्र नहीं कहूंगा, अब केंद्र बल, और उस अब केंद्र बल की वैल्यू है mv²/r, mv²/r इस तरफ को, ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी हो गई, जिसकी वजह से एक बलाघूर्ण लगा। हरा वाला बलाघूर्ण जो है वो mv²/r और फ्रिक्शन फोर्स F की वजह से लगा। क्या लगा, बलाघूर्ण, जिसकी वजह से वो बेचारा बच्चा गिर गया। लेकिन अब उसने साइकिल झुका दी, तो झुकने की वजह से क्या हुआ ये समझिएगा। ये तो आपने फ्रिक्शन फोर्स और अब केंद्र बल देख लिया। अब देखिएगा, ये बच्चा यहां पर जहां इसका वेट था, वेट इसका नीचे को लगेगा, क्या लगेगा, mg, और ये इसके पास है पहिए। अब पहिए क्या होंगे, पहिए भी एक पहियों पर नॉर्मल प्रतिक्रिया लगेगी ऊपर को, अभिलंब प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जिसको आप एन कहते थे, पहले एन और mg एक ही लाइन में थे जब सीधा खड़ा था, लेकिन जब तिरछा होकर चलाने लगा तो इस पैर से, तो भाई इस पैर से तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, लेकिन जब मेरा वेट का सेंटर है वहां से नीचे को क्या लगेगा, वहां से लगेगा नीचे को वेट। तो इन दोनों के बीच में गैप आ गया, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। अब ये गैप क्या करेगा, ये गैप मुझे देखो, एक फोर्स लग रहा है ऊपर को, एक फोर्स लग रहा है नीचे को, तो घूमने की ताकत, इस तरफ को घूमने की ताकत आ जाएगी मेरे अंदर। तो देखो एक mg ये लगा और ये एक नॉर्मल फोर्स ये लगा, तो जब एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो इसका देखो ये भी एक तरह से कपल ऑफ फोर्स होगा जिसको बोलते हैं बलाघूर्ण। तो ये फोर्स है आपका n और ये फोर्स है आपका mg। तो क्या ये इस तरफ को एक बलाघूर्ण पैदा नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा। कलर चेंज करके दिखाता हूं, इस तरफ को जो बलाघूर्ण पैदा हुआ है ये भी एक तरह का टॉर्क जिसको आप कहते हो बलाघूर्ण है, एक इस तरफ को लग रहा था, तो इस तरफ को जो बलाघूर्ण लगा था वो mv²/r और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लगा था। लेकिन इस तरफ को बलाघूर्ण तब लगा जब हमने साइकिल को थोड़ा झुका दिया। तो साइकिल को हम झुकाते ही इसलिए हैं ताकि हम एक विपरीत दिशा में बलाघूर्ण पैदा कर सकें। वो बलाघूर्ण अब केंद्र बल वाले बलाघूर्ण को मैनेज कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी साइकिल गिरने से बच जाती है। यही रीजन है बच्चा मोड़ पर चलते वक्त अपने आप को थोड़ा बैंड कर लेता है। बैंड इसलिए किया है ताकि वो ना गिर सके, क्योंकि एक तरह का बलाघूर्ण उत्पन्न करता है वो खुद ब खुद अपने अंदर थोड़ा अपने आप को झुका करके। तो ये वाली बात आप याद रख लेना कि बच्चा क्या करेगा। देखो साइकिल चलाने वाला बच्चा, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है बताओ, आपको पता लग गया होगा। साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। नहीं, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। आगे देखना, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके। पहियों पर दबाव डालेंगे हम, देख लेते हैं अगला। वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में देखो, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। अब देखिएगा, जो गुरुत्व केंद्र था ये आधार की तरफ को तो बना था, आधार की तरफ को तो बना था। जब वो मुड़ा तो गुरुत्व केंद्र आधार की तरफ को बना, जिसकी वजह से एक टॉर्क आ गया, उसी ने इनको गिरने से बचाया। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यार जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं और ये एमसीक्यू में आ जाते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़े लेवल पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट हैं तो इनको अलग से डिस्कस किया जाता है 20-20 मिनट की वीडियो में, तभी ये अच्छे समझ में आता। लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि 10 के 10 क्वेश्चन 20-25 मिनट में निबट जाए। तो थोड़ा टफ होता है आपको किस तरह से समझाया जाए, लेकिन फिर भी मेरी ये प्रायोरिटी रहती है कि आपको समझ में आना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ को। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, जाहिर सी बात है अभी पिछला कॉन्सेप्ट यही था,
अंदर की ओर, जब मोड़ पर मोड़ेगा तो अंदर की ओर अपने आप को झुका लेगा, ताकि इस तरफ लगने वाले बलाघूर्ण को घूम करके मैनेज कर सके। घूमा इसलिए है क्योंकि उस पर भी एक बलाघूर्ण लगना शुरू कर देगा, तो अंदर की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से, ये अपकेंद्र बल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कौन से बल का? अपकेंद्र बल का। अपकेंद्र बल का एक उदाहरण है। इसको आप समझिएगा, बड़े प्यार से समझ लीजिएगा, मैं आपको बड़े सिंपल वे में समझा दूंगा। आपने एक कंटेनर भर दिया और इस कंटेनर में आपने यहां से एक रस्सी बांध दी। इस कंटेनर में आपने पत्थर रखे हुए हैं, ध्यान से बात समझिएगा मेरी। आपने यहां पर ऑयल रखा हुआ है, तेल, और यहां पर रखा हुआ है वाटर, पानी। और अब आपने यहां से पकड़ के, देखो इसको मिटा देता हूं, बाकी इन सबको मिटा देता हूं क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और मैं उससे धांसू तरीके से आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, बड़े देसी तरीके से समझा रहा हूं और ये समझ में आ जाएगा आपको। देखो मैंने यहां पर पत्थर ले लिए, स्टोन, दूसरा उसी के अंदर एक थोड़े से गैप से मैंने क्या ले लिया, तेल ले लिया, तेल भर दिया, कोई से भी तेल भर दो, खाने का मिट्टी का तेल ले लो। फिर अगले उसमें क्या भर दिया मैंने, पानी भर दिया। अब मैंने इसको पकड़ के जो है ना, एक वक्र पथ पर मैंने इसको सर्कुलर मार्ग पे इसको घुमाना शुरू कर दिया ऐसे। जब मैं इसको ऐसे घुमाना शुरू करूंगा, घुमा या, और फेंक दे, नहीं फेंकने नहीं है, इसको घुमाना है। जरा 1 मिनट के बाद घुमा के इसको रोको और खोलो कि जिल्ले इलाही आपके साथ क्या हुआ, बताएं हमें आपके साथ हुआ क्या। तो जिल्ले इलाही चीख के बोलेंगे, चीख के बोलेंगे कि देखो मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ ये हुआ, ये मेरा हुक था, जो पत्थर थे मेरे शुरुआत में जो पत्थर भरे हुए थे, जिल्ले इलाही से बात कर रहे हैं हम कि जिल्ले इलाही आपके साथ क्या हुआ। ये कहेंगे जो मेरे पत्थर थे उन पर ज्यादा फोर्स लगी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल यहां आकर रुक गए थे लास्ट में। क्योंकि जब इनको ऐसे घुमाया जा रहा था तो पत्थर, तेल, वाटर, सबके मॉलिक्यूल्स पर एक फोर्स लगी थी जो इन्हें इस दीवार की तरफ को भेज रही थी। लेकिन वो चीज अच्छे से गई जो भारी थी। अब भारी तो पत्थर थे, तो पत्थर पहुंच गए सब इस तरफ, ये पत्थर आ गए। अब लड़ाई चली जिल्ले इलाही किस किस में, पानी के अंदर और तेल के अंदर। अब पानी और तेल के मॉलिक्यूल्स की बात अगर करोगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स भारी होते हैं, तेल के मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, ये वाटर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वाटर, और इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ऑयल। तो आपने इस बात से क्या समझा, मैं आपको बोला हूं जहां पर ना, आपने क्या समझा इस बात से? इस बात से ये समझा कि जो जितना भारी होगा उस पर उतना ही बल लगेगा, उतना बल लगेगा, और वो उतना ही बल इसको इस दीवार की तरफ को भेजने की कोशिश करेगा। जरा आप खुद सोचें, आप अपने आप को पत्थर बन जाओ, आप अपने आप को एज्यूम कर लो कि आप पत्थर थे। आपको जब घुमाया गया एक चैम्बर के अंदर तो आप पर एक फोर्स लगी जो आपको इस दीवार की तरफ को धक्का देगी। आप पर एक फोर्स लगी जो दीवार की तरफ को धक्का देगी, तो ये फोर्स आप पर एक शूडो लग रही है, एक छदम फोर्स लग रही है, वर्चुअल फोर्स, एक आप ये कह सकते हैं एक शूडो फोर्स लग रही है। एक्चुअल में आप पर फोर्स लग नहीं रही है, एक छदम बल इसलिए बोलते हैं इसको, एक शूडो फोर्स है जो आप एक्सपीरियंस करते हो, आप पर लगती नहीं है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आप पर ये छदम बल लगा है जिसकी वजह से आप यहां पहुंच गए। आप पत्थर थे, आप यहां पहुंच गए, तो आप पर लगने वाली इस फोर्स को ही बोलते हैं अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप समझ गए होंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब यहां से ये कह रहे हैं कि दूध में से क्रीम को, तो क्रीम के पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं, दूध के पार्टिकल होते हैं हल्के। तो भाई ये अपकेंद्र बल की वजह से ही हम इसको अलग कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर अपकेंद्र बल हो जाएगा इसका सही आंसर। और आगे की बात कर लेते हैं। अच्छा, अपकेंद्र बल का फॉर्मूला भी तो होता होगा, यस mv²/r। ये अपकेंद्र बल का भी होता है और अभिकेंद्र बल का भी होता है। जिसका मास जितना ज्यादा उस पर लगने वाला अपकेंद्र बल उतना ही ज्यादा होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में से भी नहीं गिरता है, क्योंकि अब देखो पानी की बाल्टी थी, पानी की बाल्टी है और आपने ये घुमानी है वृत्त के अंदर। तो पानी की बाल्टी आपने, ये पानी की बाल्टी हो गई आपकी, ये पानी की बाल्टी हो गई, वो भरी हुई है और ये आपने बांध के यहां से घुमा रहे हो इसे।
तो कह रहे हैं यार जब ये अपने उच्चतम इस वृत्तीय गति में, जो कि ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति है, जब आप इस तरह से घुमाते हो तो ये ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति है। इस ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में अपने उच्चतम बिंदु, ये इसका उच्चतम बिंदु होगा, ये इसका निम्नतम बिंदु होगा। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद भी पानी क्यों नहीं गिरा? पानी क्यों नहीं गिरा? क्यों नहीं गिरा? क्योंकि इस पानी पर बाहर की तरफ को, इस तरफ को लग रहा है एक अपकेंद्र बल। कौन सा बल? अपकेंद्र बल, जिसकी वैल्यू होगी mv²/r। और नीचे की तरफ को लगेगा इस पर गुरुत्वीय बल, जिसकी वैल्यू होगी mg। ये तभी नहीं गिरता है क्योंकि mv²/r जो अपकेंद्र बल है उसकी वैल्यू mg से ज्यादा होती है। अगर इसकी वैल्यू mg से ज्यादा नहीं हुई अपकेंद्र बल की, तो पानी नीचे को गिर जाएगा। लेकिन अगर अपकेंद्र बल की वैल्यू ज्यादा हुई, अपकेंद्र बल की वैल्यू ज्यादा ही तो होगी, तभी तो पानी नीचे को नहीं गिरा। अगर पानी नीचे को गिरता तो आप कहते हैं गुरुत्वीय बल की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन ऊर्ध्वाधर वृत्त में जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है और आप स्पीड तेज रखे हुए हो, इसमें स्पीड का बहुत बड़ा लोचा, अगर आपने स्पीड कम कर दी तो लगने वाला अपकेंद्र बल भी घट जाएगा, जिसकी वजह से पानी गिर जाएगा। तो आपको तेज स्पीड से घुमाना है ताकि वो ना गिरे। इसके हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके सामने करके दिखाया करेंगे ट्यूटोरियल। बस आप थोड़ा सपोर्ट तो करो यार, आपका सपोर्ट तो चाहिए, वो हमें कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा। देखिएगा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। अपकेंद्र बल जो है वो पानी के वजन से, पानी का वजन तो नीचे को लग रहा है, इससे ज्यादा होगा, इसी वजह से बाल्टी के अंदर पानी जो भरा हुआ है वो नीचे को नहीं गिरेगा। लेकिन हाँ, अगर वजन वाला जो फोर्स है जिसको हम बोल रहे हैं वेट, ये ज्यादा हो गया, अपकेंद्र बल कम हो गया, तो सारा का सारा पानी गिर जाएगा। अपकेंद्र बल वेलोसिटी की वजह से कम हो जाएगा या फिर रेडियस की वजह से। आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। मास है, वेलोसिटी है और रेडियस है। रेडियस क्या इफेक्ट डालेगी आप अच्छे से समझ सकते हैं, वेलोसिटी क्या इफेक्ट डालेगी ये भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप आपने कुछ नया जानने की कोशिश की होगी। अगर कोशिश की है तो थम्स अप जरूर करें और दूसरों को इस वीडियो को शेयर करके उनकी भी मदद करें। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, मेरे प्यारे बच्चे जो हैं गरीब नहीं पढ़ सकते, उन लोगों को भी हमारी ये वीडियो साइंस बहुत अच्छे समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।